अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.5 स्टार्ट की हमने। आज का लेक्चर नंबर जो है हमारा लेक्चर नंबर 10 है इस चैप्टर का। आइए इसमें डिस्कस करते हैं। 17.5 बेसिकली आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आप कह सकते हैं इसको इस चैप्टर की, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं, जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, वो एक्सरसाइज 17.5 से ही एक्सपेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और कंडीशन आपको देता है आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की, और आपको क्या कहता है इफ। हम पार्ट 2 फिलहाल डिस्कस करें, एक पार्ट में करवा रहा हूँ, बाकी एक आध आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जो थोड़ा डिफरेंट है मैं वो करवा रहा हूँ। आपको कहता है 5x + 8, 5y - 4 इक्वल्स टू 3x + 10, 2y + 2। ठीक है ना। तो अब आपको सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी हम बात कर रहे हैं, एक पेयर की बात कर रहे हैं, एक ब्रैकेट के अंदर अगर कोमा लगा हुआ है और दो एलिमेंट्स एटलीस्ट हो, दो से मुराद ये पूरी जो टर्म होती है इसको हम कहते हैं x, और जो दूसरी सेकंड पूरी टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं y। अब हम बात करें यहाँ जो टर्म होती है वो x का कहलाता है और ये पूरी टर्म क्या कहलाती है y, यानी कि एक पॉइंट जो बनता है वो दो चीज़ों से बनता है, x से और y से। अब यहाँ पर जो भी हिस्सा है ये पूरे का पूरा, चाहे वो x लिखा है चाहे वो 5x + 8 लिखा है, ये पूरी टर्म x कहलाती है, ये पूरी टर्म y कहलाती है, इक्वल लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी आपके पास दो टर्म्स आप कह सकते हैं टर्म में लिखी हुई है, यानी ये पूरा हिस्सा x की टर्म कहलाएगा, ये पूरा हिस्सा y कहलाएगा। ठीक है। तो अगर आपको कहता है ये दो चीज़ें आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता चल जाता है कि ये पूरा हिस्सा इस पूरे के हिस्से के इक्वल तो है, बट मतलब क्या है, जो x वाला पार्ट है वो x वाले पार्ट के इक्वल होगा, और जो y वाला पार्ट है वो हमेशा y वाले पार्ट के इक्वल होगा। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये जो है अगर इसके इक्वल है तो आपको बताना होगा x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी समझ लेते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट जो पॉइंट के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम x कहते हैं। x को बेसिकली हम कहते हैं एब्सिसा, मैथ की फॉर्म में x को क्या कहते हैं एब्सिसा, एंड y को कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। ठीक है। दोबारा सुन लें, ये पहला जो कोफिशिएंट यानी पहला जो हिस्सा होता है किसी पॉइंट के अंदर वो x कहलाता है, उसको कहते हैं एब्सिसा, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं ऑर्डिनेट। अब ये x और y जब दोनों मिल जाते हैं, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जब मिल जाते हैं तो एक ब्रैकेट बनता है। उस ब्रैकेट को क्या कहते हैं पॉइंट, ब्रैकेट एक पॉइंट बनाता है, x और y मिलकर क्या बनाते हैं पॉइंट। तो हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जब एक साथ लिखे हों तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को समझने के लिए हमारे पास हमेशा दो चीज़ें होती है, एक x होता है और एक y, जो हमें बता रहा होता है कि x एक्सिस पर ये कितना मूव कर रहा है और y एक्सिस पर कितना मूव कर रहा है। तो x और y यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दिए हुए हैं और ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकेंड पॉइंट है। आपको कहता है एब्सिसा जो है ये पूरी, वैसे तो दो, एक ये पॉइंट इस पूरे पॉइंट के इक्वल है, इट मींस इसका एब्सिसा हमेशा इसके एब्सिसा के इक्वल होगा, इसका ऑर्डिनेट हमेशा इसके ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इट मींस यहाँ बात हो रही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट की, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको याद रखना है, आगे जाकर हम बिल्कुल इसको यूज करेंगे कि एब्सिसा मींस x एंड ऑर्डिनेट मींस y, while coordinates means x and y both। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके अंदर चूंकि बेसिक जानना जरूरी थी इसलिए हमने पहले बेसिक्स को डिस्कस कर लिया, अब मजीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद हमें पता है कि फर्स्ट टर्म यानी एब्सिसा जो है वो एब्सिसा के इक्वल है और ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के इक्वल है। लिहाजा हम क्या कर रहे हैं, एब्सिसा को एब्सिसा के इक्वल लिख देते हैं और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के बराबर। तो देखें ये 5x + 8 इक्वल होगा 3x + 10 के, मैंने ऐसे ही लिख दिया, एंड लिख दिया, और मैंने क्या किया ऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट के इक्वल लिख दिया, 5y - 4 इज 2y + 2। अब यहां से हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है x की भी और y की भी। तो पहले चले हम देखते हैं x की। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, जिसमें हमें नजर आ रहा है x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, राइट हैंड साइड पे भी एक कांस्टेंट भी जो है लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड। तो हमेशा हम क्या करते हैं
जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको हम हमेशा लेफ्ट साइड पे कर देते हैं शिफ्ट, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। लिहाजा मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम बात करेंगे 3x की, तो इसके साथ शुरू में कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये प्लस का 3x है, इसको जब मैं इक्वल के वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सवाल है +8 यहाँ पर वैल्यू है, ये +8 को वहाँ भेजूंगा तो वहाँ जाकर क्या करेगी, ये वैल्यू माइनस का 8 करेगी। तो यहाँ मैं एक स्टेप में 2 काम कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ कि 5x तो ऐसे ही लिखूंगा, +3x वहाँ जाकर -3x करेगा, और +8 वहाँ जाकर -8 करेगा। तो देखिए मैंने ये किया, 3x यहाँ से माइनस हो गया वहाँ जाकर, +8 वहाँ जाकर माइनस हो गया। अब सिमिलरली यहाँ बात करते हैं y की, तो देखिए y -4, अब यार 2y चूंकि प्लस का, इसको इक्वल क्या होगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और ये -4 वहाँ जब जाएगा ऑब्वियस सी बात है माइनस वहाँ जाकर क्या करता है, प्लस करता है। सो इट मीन्स यहाँ हमारे पास जो कंडीशन बची 5x - 3x इज 2x एंड इक्वल टू 10 - 8 इज 2। यहाँ पर सिमिलरली हम बात करें अगर, तो यहाँ पर देखें 3y बचा, 5y में से 2y सब्ट्रैक्ट किए, 3y बच गया, 2 + 4 इज 6। अब ये आपके पास कुछ कंडीशन आ गई, बट ये x की फुल फाइनल आंसर नहीं आए, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है 2x = 2। अब आपको पता है इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिमिलरली यहाँ 3 भी कट जाएगा 6 से। चले आपको अगर जैसे आप हमेशा से करते हैं उस तरीके से कर लेते हैं हम, बट इस तरह से करने की आदत डालिए कि देखें यहाँ दोनों एक जैसा काम कर रही है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर भी, तो 2 से 2 कट जाएगा। सो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाकर हमने डिवाइड करा दिया, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर रहा वहाँ जाकर डिवाइड करा दिया। अब चूंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और यहाँ 3 से 6 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया। सो यहाँ आपसे पूछी गई थी x और y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ आपने बताया कि x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो देखें जनरली इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं हो सकते पेपर में, बट MCQ के अंदर इस तरह का सवाल बिल्कुल आने के चांस है कि आपको इस तरह की कोई वैल्यू दे दे और आपको कहे जल्दी से बताइए x और y की वैल्यू क्या है, यार सिर्फ x की वैल्यू पूछ ले या सिर्फ y की वैल्यू पूछ ले। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने तो चूंकि डिटेल में समझने के लिए इसको आराम से स्टेप वाइज की है। MCQs में आएगा तो आप फौरन इसको जल्दी सॉल्व करेंगे और आप x या y जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी आप वो निकाल के बता देंगे। या हो सकता है आपको वैल्यू निकालने के बाद आपको वो बोले व्हाट इज द एब्सिसा, आपको बताना होगा एब्सिसा क्या है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए एब्सिसा मीन्स x, या ऑर्डिनेट पूछ लेता है तो y, या तो कहता है कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब x और y दोनों लिखेंगे, और x और y के मतलब हमेशा पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के अंदर। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन 1 और 2 भी दे और 2 और 1 भी दे, तो 2 और 1 कभी भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा पहले हम x की वैल्यूज लिखते हैं बाद में y की, क्योंकि पहले एब्सिसा आता है उसके बाद ऑर्डिनेट आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको कहता है कि इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स एंड Q हैज 15 एलिमेंट्स, दो सेट्स हैं, एक P है और एक Q है। P सेट के अंदर एलिमेंट्स जो मौजूद है, मान लीजिए 1 2 3 4, वो 10 एलिमेंट्स मौजूद है। सिमिलरली आपको कहता है जो Q सेट है उसमें 1 से लेकर 15 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब आपको क्या कहता है, आपको कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, पार्ट 1 में कहता है P क्रॉस Q। P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी P और Q का जब हम क्रॉस कराएंगे, क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, हम उसको डिटेल में अभी समझेंगे। फिलहाल ये छोटे से MCQ लेवल की जो है आज का लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, MCQ टाइप की जो बन सकती हैं इससे, वो है। बाकी 17.5 में जो मेजर क्वेश्चंस हैं सारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करें। सो P क्रॉस Q का मतलब क्या होगा, हमने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा। हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है P के वो कितने हैं, 10 है, तो मैंने इसको N लिखा, और ब्रैकेट में P का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर P, चूंकि वो 10 है 10 लिख दिया। इसी तरह मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ Q लिखना था, तो N ब्रैकेट में Q लिख दिया इक्वल्स टू 15 लिख दिया। अब चूंकि मुझे P क्रॉस Q निकालना है तो इट मीन्स P और Q को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखिए P क्रॉस Q का मतलब दोनों की वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 10 को आप 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक जीरो सिर्फ लग जाता है, किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके आगे एक जीरो लग जाएगा। सो इट मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इज 150। ठीक है, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सेट P क्रॉस Q के। सिमिलरली हम बात करते हैं Q क्रॉस P की, अगर तो हमें तो पता है दोनों एलिमेंट्स जो पता है आपको दिए हुए 10 और 15। अब Q क्रॉस P कह रहा है तो कोई मसला नहीं, आप Q क्रॉस P लिख लें, Q की जगह पहले Q की वैल्यू आ जाएगी, फिर P की जगह P की वैल्यू आ जाएगी। अब 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें या 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें, अंडरस्टूड है, आंसर 150 होगा, तो हमने 150 लिख दिया। थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको क्या कह रहा था, उसमें आपको कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
P10 है, Q जो है 15। आपको बताना P क्रॉस P क्या होगा, यानी P को P से क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा। तो अंडरस्टूड है, हम P क्रॉस P मीन्स P की वैल्यू को P की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 इंटू 10 मीन्स 100, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई जब किसी भी नंबर को 10 से करते हैं उसके आगे एक जीरो लग जाता है। तो अगर मैं इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक जीरो लगा देंगे। सो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर P क्रॉस P के अंदर वो आएंगे 100। अब इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं, और थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको कहता है फॉर 2 सेट्स A एंड B, 2 सेट्स हैं A और B, जिसमें आपको कहता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्डर ऑफ A कह लो इसको आसान अल्फाज में, ऑर्डर ऑफ A 3 है, ऑर्डर ऑफ B 4 है, यानी कि एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट B जो है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। अब ये फर्क समझ लें, पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा गया था, ठीक है, पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा गया था, अब आपको क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कह रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब तो आसान अल्फाज में था, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12। A क्रॉस B का है ना, तो A और B को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर A क्रॉस A कहता तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता, B क्रॉस B कहता तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ हम देखें क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A क्रॉस B निकाल लेंगे, यानी A और B को फिलहाल हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, इसका जो है 3 4 12 आ गया। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है आपको, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन नहीं बता रहा, ये सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 होंगे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन की। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट आता है उसका स्क्वायर होता है। सो आपने क्या किया, A क्रॉस B पूछा तो A क्रॉस B के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब 12 का स्क्वायर इट मीन्स जनरली आपकी जो वैल्यू आई है 12 आई है, तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर, जो कि 144 होते हैं बेसिकली। लेकिन हम नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस को ऐसे ही शो कर देते हैं कि हमारे पास इतने होंगे।